हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे डाइजेशन होता है और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। आप सबों को मैं बता दूं कि ये जो एक नोट्स तैयार कर रहे हैं, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और हमारा जो नोट्स लिखा हुआ है आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये यूजी के लिए, यूजी स्टूडेंट के लिए बनाए हैं, जो SKMU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो जूलॉजी ऑनर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नोट्स तैयार किया गया है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनते हैं। तो बहुत सारे एमिनो एसिड जब जुड़े होते हैं उसको पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर का ही मतलब तो जो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है वो पॉलीमर है। यानी कि प्रोटीन किसका पॉलीमर है? तो एमिनो एसिड का पॉलीमर है। इसमें एल अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। यानी जो प्रोटीन है, प्रोटीन में कैसे एमिनो एसिड होते हैं? तो बोलेंगे एल अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। डिफरेंट एंजाइम के हेल्प से, बहुत सारे एंजाइम की मदद से प्रोटीन पॉलीमर टूटकर यानी ब्रेक डाउन होकर सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे प्रोटीन डाइजेशन कहा जाता है। यानी कि प्रोटीन का जो लंबा चेन है वो लंबा चेन टूटकर जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स यानी कि एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो इसे हम लोग प्रोटीन का डाइजेशन कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन क्या हमारे माउथ में होता है या नहीं होता है, ये हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन यानी प्रोटीन डाइजेशन इन माउथ के अंदर, हमारे माउथ में प्रोटीन डाइजेशन के लिए किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता है। माउथ में ओनली सलेब्री अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कि हमारे माउथ में केवल एक ही एंजाइम है जो कि सलेब्री ग्लैंड से जो सैलिवा निकलता है उसमें मौजूद होते हैं, टाइलिन एंजाइम, या उसको सलेब्री एमाइलेज भी कहते हैं या अल्फा एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में ही हेल्प करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे माउथ के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी प्रकार के कंपोनेंट्स का डाइजेशन नहीं होता है, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है स्टोमक के अंदर से, यानी कि प्रोटीन डाइजेशन इन स्टोमक के अंदर जो है प्रोटीन का डाइजेशन शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है। प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत स्टोमक से होती है। यहाँ बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारे स्टोमक के अंदर ऐसा क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम लोग ये समझेंगे कि प्रोटीन के डाइजेशन में HCl का क्या रोल है। तो रोल ऑफ HCl, तो हम लोग देखेंगे HCl का रोल प्रोटीन के डाइजेशन में क्या है। तो सबसे पहला रोल HCl का ये है कि यह प्रोटीन का डीनेचुरेशन करता है, अर्थात टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को कन्वर्ट करके प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाता है। यानी कि जो हम लोग जो भी प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो एक्चुअली में वो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले वो टर्सरी स्ट्रक्चर के होते हैं। वो प्रोटीन किस स्ट्रक्चर के होते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर के होते हैं। तो सबसे पहले वो टर्सरी स्ट्रक्चर को चेंज करके प्राइमरी स्ट्रक्चर में बदलना पड़ता है, तभी जाके उसका डाइजेशन सही से हो पाएगा। तो अगर प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो सबसे पहला काम ये है कि प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो चेंज करके हमको प्राइमरी स्ट्रक्चर में बनाना है। और ये जो प्रोसेस है इसको डीनेचुरेशन कहते हैं। और ये डीनेचुरेशन करता कौन है? HCl। तो आगे यहाँ देखिए कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और ये अभी बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब ये हमारे स्टोमक में पहुंचता है ये प्रोटीन
स्टोमक में मौजूद जो हमारे HCl है, जब HCl इस प्रोटीन में पड़ता है तो ये इस फॉर्म में बदल जाते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक सिंपलेस्ट चेन में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। सिंपलेस्ट चेन में बदलने से क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स को यहाँ पर कट लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है। ये आसानी से एंजाइम इस जगह पर वो पेप्टाइड्स बॉन्ड पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाने की वजह से जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड सही से वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रोटीन ये जो इस स्ट्रक्चर को इसमें बदलने के लिए HCl की आवश्यकता होती है और ये प्रोसेस कहलाते हैं डीनेचुरेशन। तो यानी HCl का जो सबसे पहला काम है वो डीनेचुरेशन का काम है, जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर को वो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। आप इसको प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं या इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो ये तो रहा पहला काम। अब रही बात दूसरा काम जो है हमारा, दूसरा काम हमारे स्टोमक के अंदर जो पेप्सिनोजेन होते हैं। हमारे स्टोमक के अंदर एक इनएक्टिव एंजाइम है ये, और इसको प्रो एंजाइम भी कहते हैं। एक्चुअली में इस पे जब HCl पड़ता है तब जाके ये पेप्सिन बनता है, और पेप्सिन ये एक्टिव एंजाइम है जो एक्ट एज इंडोपेप्टिडेज, यानी इंडोपेप्टिडेज एंजाइम की तरह वर्क करता है। इंडोपेप्टिडेज क्या होते हैं? ये एक्ट ऑन इंटरनल पेप्टाइड लिंकेज, यानी जो हमारे इंटरनल पेप्टाइड्स बॉन्ड है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब जो है इंटरनल पेप्टाइड लिंकेज है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये एक्सोपेप्टाइड लिंकेज है। तो यानी कि जो हमारे पेप्सिन होते हैं ये इंटरनल पेप्टाइड्स बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इंडोपेप्टिडेज। पेप्टिडेज का मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, और इंडो लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरनल पेप्टाइड्स बॉन्ड को ब्रेक करने वाला है। तो पेप्सिन जो है एक्टिव एंजाइम है, इसको एक्टिव किया कौन? HCl के द्वारा पे एक्टिवेट किया गया पेप्सिनोजेन को। तो पेप्सिनोजेन सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, हमारे स्टोमक से निकलता है ये। तो जो हमारे स्टोमक से इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजेन निकलता है, तो स्टोमक के अंदर जो मौजूद HCl है, ये HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और ये पेप्सिन जो है इंडोपेप्टिडेज के फॉर्म में हमारा इंटरनल पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक करता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख सक रहे हैं कि ये जो हमारे हैं, ये जैसे मान लीजिए ये कोई एंजाइम है, यहाँ भी कोई एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये 3 एंजाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये यहाँ जो वर्क कर रहा है, ये सारे एंजाइम को इंडोपेप्टिडेज बोलेंगे। अगर कोई एंजाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है, इस जगह को कट कर रहा है, तो वो एंजाइम का नाम होगा एक्सोपेप्टिडेज। अगर कोई एंजाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है, अगर इस जगह को कट कर रहा है, तो वो भी होगा एक्सोपेप्टिडेज। लेकिन इसके अलावा जो इंटरनल पार्ट को अगर कट करेगा, वो सारे एंजाइम्स क्या कहलाएंगे? इंडोपेप्टिडेज एंजाइम कहलाएंगे। तो यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि आप पेप्सिन के बारे में याद रखिएगा कि पेप्सिन पेप्टाइड्स बॉन्ड को काट रहा है, लेकिन इंटरनल काट रहा है, इसलिए इसको इंडोपेप्टिडेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो फाइनली हम लोग HCl का 2 वर्क जान गए। पहला वर्क ये है कि HCl जो है वो डीनेचुरेशन कर रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में बदल रहा है। दूसरा HCl का काम ये है कि वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि वो हमारे जो सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसको वो ब्रेक डाउन कर सके, इसको तोड़ सके वो। तो ये रही बात हमारे HCl का। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इसी के बारे में जो थोड़ा सा डिटेल्स वर्णन किया गया है यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा गया, क्योंकि हम एक नोट्स को माइंड में रखते हुए ये तैयार किए हैं, ताकि बच्चे जो है इसको आराम से अपने कॉपी में लिख सकें और आप लोग एक नोट्स तैयार कर सकें। तो स्टोमक के म्यूकोसल सेल, जो हमारे स्टोमक के अंदर जो म्यूकोसल सेल होते हैं, उसमें से एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल, या उसको पेप्टिक सेल भी कहते हैं। वहाँ से एक इनएक्टिव एंजाइम, या आप बोल सकते हैं प्रीकर्सर ऑफ पेप्सिन रिलीज होता है, HCl, जो कि स्टोमक के पैराइटल सेल से रिलीज होता है। यह पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो हमारे HCl है, HCl कहाँ से रिलीज होते हैं? HCl रिलीज होते हैं पैराइटल सेल से, पैराइटल सेल से रिलीज हो रहा है HCl। और हमारे जो प्रीकर्सर ऑफ पेप्सिन है, प्रीकर्सर ऑफ पेप्सिन का मतलब हुआ पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन की बात हो रही है। ये पेप्सिनोजेन कैसा एंजाइम है? इनएक्टिव एंजाइम है। और ये कौन सा सेल से निकल रहा है? चीफ सेल से निकल रहा है, या जाइमोजेनिक सेल बोल सकते हैं,
या आप इसको पेप्टिक सेल बोल सकते हैं, ये सारे सेल से निकलता है। और ये सभी को, ये जो इंजाइम्स है हमारे, इन इंजाइम्स को एक्टिवेट कौन करता है? HCl एक्टिवेट करता है, जो कि पेराइटल सेल से रिलीज होता है। यह पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो हमारे पेप्सिनोजेन है, इस पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन इंडोपेप्टिडेज इंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। जैसा कि आपको बताएं इंडोपेप्टिडेज इंजाइम क्या होते हैं, वैसे इंजाइम्स जो इंटरनल पेप्टाइड्स लिंकेज को ब्रेक करता है। यहां जो बताएं हम, इंटरनल पेप्टाइड्स लिंकेज को ब्रेक करने वाले को इंडोपेप्टिडेज इंजाइम कहा जाता है, और उसका एग्जाम्पल है पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रकार का इंडोपेप्टिडेज इंजाइम है। अर्थात यह पॉलीपेप्टाइड्स चेन के इंटरनल पेप्टाइड्स लिंकेज को ब्रेक करता है। तो आप लोग शायद समझ चुके हैं कि यहाँ जो हमारे स्टोमक के अंदर HCl है, HCl का क्या वर्क है और HCl किसको एक्टिवेट करता है। अब रहा बात, हमारे स्टोमक के अंदर कुछ और भी एंजाइम मौजूद हैं। स्टोमक के अंदर जो दूसरा हमारा एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। तो हम लोग समझेंगे रोल ऑफ रेनिन। रेनिन का क्या काम है? रेनिन को दूसरे कीमोसिन भी कहा जाता है, काइमोसिन बोलते हैं हम इसको। आप काइमोसिन भी बोल सकते हैं, कीमोसिन भी बोल सकते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो रोल ऑफ रेनिन लिखा हुआ है, इसका सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप इसको समझ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो हमारे मिल्क प्रोटीन होता है जब कोई बच्चा, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि जो रेनिन है, ये रेनिन से पहले ये जान लीजिए कि ये इन्फेंट के स्टोमक निकलता है। जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे के जो स्टोमक है, केवल उसी के स्टोमक में रेनिन सिक्रेट, रेनिन एंजाइम्स निकलते हैं। है कि जो माँ का दूध पीता है, माँ के दूध के अंदर ये मिल्क प्रोटीन जो है, मिल्क प्रोटीन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केसिन प्रोटीन, केसिन नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मिल्क प्रोटीन है, यानी केसिन जो प्रोटीन है, मिल्क केसिन है, ये मिल्क केसिन में जब रेनिन पड़ता है तो ये हमारा मिल्क केसिन चेंज होकर, ये प्रोटीन जो है ये चेंज होकर कैल्शियम पाराकेसिनेट में बदल जाते हैं। ये हल्का सा दही दही टाइप का जो बन जाता है, बच्चे के जो स्टोमक है उसमें थोड़ा सा दही दही टाइप का जो बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम पाराकेसिनेट। और ये जो कैल्शियम पाराकेसिनेट जो बन रहा है, आप इसको कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी कह सकते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। यानी जो दूध है, बच्चे के पेट में जो दूध है, दूध दही जैसा संरचना बना रहा है। वो दही जैसा संरचना जो है उसको कैल्शियम पाराकेसिनेट कहा जाता है। और ये काम कर रहा रेनिन, ये रेनिन एंजाइम जो है मिल्क केसिन को कैल्शियम पाराकेसिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब रहा बात अगला, जब कैल्शियम पाराकेसिनेट है, अब ये कैल्शियम पाराकेसिनेट को पेप्सिन एंजाइम्स क्या करते हैं? स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, और स्मॉलर पेप्टाइड से फिर उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, जो छोटे बच्चे माँ का दूध हुआ या गाय का दूध हुआ, कोई भी मिल्क पी रहा है, तो उसके जो बॉडी के अंदर जो मिल्क है, वो जितने मिल्क को डाइजेस्ट कर सकता है, छोटा बच्चा दूध को जितना डाइजेस्ट कर सकता है उतना डाइजेस्ट एक बड़े एडल्ट ह्यूमन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि दूध को पचाने के लिए स्पेशल जो एंजाइम्स होते हैं रेनिन, ये केवल बच्चों में होता है, इन्फेंट में होता है, ये एडल्ट में नहीं होता है। तो एक छोटे बच्चे, एक इन्फेंट में जितना मिल्क प्रोटीन पचाने का जो क्षमता होता है, वो एडल्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो मिल्क केसिन है, उस मिल्क केसिन, ये एक प्रकार का मिल्क प्रोटीन है। इस प्रोटीन पे जब बच्चे के पेट से जो रेनिन निकलता है, ये रेनिन जब इस पे पड़ता है तो रेनिन कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्शियम पाराकेसिनेट में। और कैल्शियम पाराकेसिनेट एक प्रकार का सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी कि ये आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है। ये कर्ड के जैसा सब्सटेंस होते हैं, जिसको हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि काफ़ी देर तक ये जो हमारे सब्सटेंस है, काफ़ी देर तक हमारे स्टोमक में रहते हैं, बच्चे के स्टोमक में रहते हैं, ताकि उस पर पेप्सिन वर्क कर सके, इसको वर्क करने के लिए टाइम मिल सके। इसीलिए जो कैल्शियम पाराकेसिनेट है, इस पर जब पेप्सिन पड़ता है, तब जाके वो जो हमारे पाराकेसिनेट है वो स्मॉलर पेप्टाइड्स में और फर्दर एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को फिर से यहाँ हम डिटेल्स में लिखे हैं, ये सारी चीज़ों को समझना होगा। तो पहले आप ऊपर से एक बार फिर से देख लीजिए कि रेनिन का क्या काम है। यह एंजाइम शिशु यानी इन्फेंट के स्टोमक में पाए जाते हैं।
एडल्ट के स्टोमक में अब्सेंट होता है, यानी बड़ों के स्टोमक में ये एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। आप यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब होता है शिशु, शिशु के स्टोमक में उपस्थित रेनिन एंजाइम्स मिल्क प्रोटीन यानी कि कैसिन को कैल्शियम पाराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। यह सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। यह मैक्सिमम टाइम तक स्टोमक में ही रहता है ताकि इसमें पेप्सिन अच्छे से वर्क कर सके। पेप्सिन कैल्शियम पाराकैसिनेट को ब्रेक करके स्मॉल पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड में बदल देते हैं। ये जो हम लैंग्वेज लिखे हैं, ये सारे लैंग्वेज इसी यहाँ पर 2 पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट्स को देखते हुए ही ये सारे लैंग्वेज को जो है यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में बहुत अच्छा से जो है ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए और आराम से आप लिखते जाइए। एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलने का गारंटी है। तो आगे हम ध्यान देते हैं। तो हमारे स्टोमक जो है, स्टोमक के अंदर हमारे प्रोटीन का डाइजेशन कैसे कैसे होता है वो आपको समझा चुके हैं कि स्टोमक के अंदर जो है HCl हमारे प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टोमक के अंदर जो है HCl हमारा जो है ये HCl प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिनोजेन के बारे में बताएं कि पेप्सिनोजेन किस प्रकार से हेल्प कर रहा है, और फिर हम रेनिन्स के बारे में चर्चा किए, यानी कि स्टोमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। तो क्या है कि जब स्टोमक के पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का मतलब ये हुआ कि स्टोमक के अंदर अभी जो प्रोटीन से युक्त जो अभी भोजन खाए हम, स्टोमक के अंदर अभी थोड़ा सा वो डाइजेस्ट हुआ है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कोई भी फूड, तो अभी वो थोड़ा सा डाइजेशन हुआ है, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि स्टोमक के अंदर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जिसे हम काइम भी कहते हैं, स्टोमक के अंदर जो भी भोजन है उसको काइम कहते हैं। हमारे मुंह में जो भोजन होता है जो सलाइवा के साथ मिल जाता है उसको बोलस कहा जाता है। यानी कि हमारे मुंह के अंदर जो भोजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। जब फूड के साथ सलाइवा मिल जाए, जब फूड के साथ क्या मिल जाए, सलाइवा मिल जाए, तब उसको क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। और जब ये बोलस हमारे स्टोमक में पहुंचते हैं, जब हमारे स्टोमक गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम जब इसके साथ मिल जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, काइम कहलाते हैं। तो यही लिखा हुआ कि जब स्टोमक के पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करते हैं तो इंटेस्टाइनल सेल बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो निम्न है। यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे बोलस है, ये जो बोलस है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझाना चाहेंगे। यहां पर देखिए कि मान लीजिए ये माउथ है, ठीक है, माउथ से नीचे जो है ये हमारा है ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद ये हमारे हैं स्टोमक, स्टोमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यानी कि फूड जब यहां पर है, जो फूड है इसको कहते हैं बोलस, बोलस कहते हैं। ये फूड जब नीचे आता है यहां से, जब यहाँ पर आता है फूड स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक के कुछ केमिकल्स इसके साथ मिलता है। HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, जो भी है ये सारे गैस्ट्रिक जूस जब इसके साथ मिल गया तब ये कहलाया काइम, काइम कहलाया। तो अब ये काइम कहलाया, तो अभी इसके साथ जो इसका pH मान है वो क्या है, एसिडिक है, एसिडिक है, क्योंकि हम जानते हैं स्टोमक का जो pH वैल्यू होता है वो लगभग 3 होता है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे काइम है ये आगे नीचे की ओर ग्रोथ करेंगे, आगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे वो, है ना। तो जब ये नीचे जाएंगे यानी कि वो कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। जब यहाँ पर भोजन पहुँच गया, जब यहाँ पर भोजन पहुँच गया तब इसको काइल कहा जाता है, काइल, काइल कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जब भोजन पहुँचा तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स इसके साथ मिलेगा, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स निकलेंगे। और वो केमिकल्स कहाँ से निकलेंगे, ये जो हमारे इंटेस्टाइनल सेल है, ये जो हमारे इंटेस्टाइनल सेल है, इंटेस्टाइनल सेल,
इंटेस्टाइनल सेल जो है, ये सारे सेल जो है, कई प्रकार के सेल होते हैं जो अभी आपको बताएंगे हम, ये सारे सेल यहाँ पर फर्दर अब इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम आपको बताएंगे कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, हमारा जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर एक सेल है जिसका नाम है CCK सेल, या ये सेल नहीं है, सॉरी, ये एक प्रकार का केमिकल है, इसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये क्या है कोलेसिस्टोकाइनिन? लिखा हुआ है जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। आप बोलोगे सर ड्यूडेनम क्या है? तो आपको बता दें यहाँ पर ड्यूडेनम जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो ड्यूडेनम है, जो कि ये वाला आप देख रहे हैं, जैसे स्टोमक से नीचे आया तो ये जो सी शेप का आप देख रहे हैं, ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम है, ठीक है। तो आगे हम यहाँ देख रहे हैं कि जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में प्रवेश करता है तो ड्यूडेनम में प्रेजेंट आई सेल, कौन सा सेल? आई सेल। ड्यूडेनम में प्रेजेंट आई सेल CCK रिलीज करता है। CCK दैट मीन्स कोलेसिस्टोकाइनिन। यानी कि यहाँ पर फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारे यहाँ पर एक सेल है, इस जगह पर एक सेल है, उसका नाम है आई सेल। आई सेल, आई सेल क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं, कोई चीज निकालते हैं, उसका नाम है CCK। CCK दैट मीन्स कोलेसिस्टोकाइनिन। ये जो आई सेल कब CCK निकालते हैं? जब यहाँ पर फूड पहुंचते हैं, जब यहाँ पर काइल जो है हमारे पहुंचते हैं तो ये ट्रिगर करते हैं, यानी कि ये स्टिमुलेट करते हैं आई सेल को फॉर द रिलीजिंग ऑफ द कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन के रिलीज के लिए ये जो हमारे फूड है ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। कौन सा सेल को स्टिमुलेट करते हैं? आई सेल को स्टिमुलेट करते हैं। अब रहा सवाल कि ये इसका फंक्शन क्या है? ये जो हमारे CCK है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, इसका काम क्या है? ये क्यों निकलता है? तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसका वर्क को। लिखा हुआ है कि जो CCK है हमारा पेंक्रिएटिक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी प्रोटीएज, यानी पेंक्रियाज में जो भी एंजाइम्स है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, पेंक्रियाज के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो हमारे प्रोटीएज एंजाइम कहलाते हैं। तो प्रोटीएज एंजाइम को निकालने के लिए और बाइल जूस को निकालने के लिए CCK यानी कोलेसिस्टोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। यानी कोलेसिस्टोकाइनिन निकल तो रहा है इंटेस्टाइनल सेल से, और ये निकलकर जाके जो हमारा पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है जिसमें हमारे पेंक्रिएटिक एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीएज एंजाइम, इसके सिक्रीशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये बाइल जूस के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो आप याद रखिएगा कि जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये 2 चीजों के सिक्रेशन में हेल्प करता है, एक प्रोटीएज एंजाइम जो हमारे पेंक्रियाज में मौजूद होते हैं और दूसरा बाइल जूस जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में मौजूद होते हैं। ये दोनों के सिक्रेशन में कोलेसिस्टोकाइनिन हेल्प करते हैं। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ से रिलीज होते हैं? तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आई सेल से रिलीज होते हैं। और इसका फंक्शन क्या बता दिए आपको? इसका फंक्शन जो है, इसका फंक्शन 2 जगह है, एक रिलीजिंग ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स that is called protease enzymes and or releasing of bile juice। तो ये 2 चीज के सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है सिक्रेटिन। अब ये सिक्रेटिन का क्या वर्क है इसको आगे देखते हैं। तो ड्यूडेनम एंड जेजेनम के एस सेल, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कई टाइप्स के स्पेशल सेल होते हैं। अभी तो हम लोग आई सेल के बारे में चर्चा किए कि आई सेल से जो है वो CCK रिलीज होता है, और अभी जो है हम लोग आई सेल से CCK रिलीज होता है, जबकि सिक्रेटिन जो है वो एस सेल से रिलीज होता है। यहाँ पर नोट डाउन किया गया है, जो एस सेल है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहां से सिक्रेटिन रिलीज होता है जो पेंक्रियाज से बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज कराता है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन का क्या हेल्प होता है? यानी बाइकार्बोनेट आयंस जो है ये किस चीज में हेल्प करते हैं? तो ध्यान से देखिए, बाइकार्बोनेट आयंस एक्चुअली में पेंक्रियाज से निकलता है। यहाँ होते हैं पेंक्रियाज, इस जगह पे मान लीजिए स्टोमक से जस्ट नीचे, तो पेंक्रियाज के अंदर होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ से रिलीज होकर
ये पहुंचते हैं हमारे ड्यूडेनम में, और हमारे जो ड्यूडेनम में जो मौजूद है हमारे जो आए हुए फूड काइल, इनके पीएच वैल्यू को न्यूट्रलाइज्ड करता है। दैट मीन्स यहाँ से जो भी भोजन आया हुआ अभी वो कौन से मीडियम से आया हुआ है, एसिडिक मीडियम से आया हुआ है। तो यहाँ जब भोजन एसिडिक मीडियम से आया हुआ है तो ड्यूडेनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम्स वर्क करेंगे वो सारे एंजाइम्स जो है वो बेसिक मीडियम पे वर्क करते हैं, क्षारीय माध्यम पे वर्क करते हैं। लेकिन भोजन अभी अम्लीय माध्यम से आया हुआ है, इसलिए भोजन के जो मीडियम है उसका भी चेंज करके उसका भी बेसिक बनाना पड़ेगा, यानी बेसिक मीडियम बनाना पड़ेगा। इसलिए जो बाइकार्बोनेट्स आयन्स हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे कि जो भोजन के जो मीडियम है, जो एसिडिक मीडियम से आया हुआ था, उसका भी वो बेसिक करेगा, वो न्यूट्रलाइज्ड करके उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा। तो यही वर्क होता है बाइकार्बोनेट आयन का। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बाइकार्बोनेट आयन्स ड्यूडेनम एंड जेजेनम में आए हुए जो काइम है, काइम के पीएच वैल्यू को न्यूट्रलाइज्ड करने में हेल्प करता है, क्योंकि पेंक्रियाटिक एंजाइम बेसिक मीडियम में वर्क करता है। अभी आपको बताएं हम कि जो पेंक्रियाज में जितने भी हमारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो सारे एंजाइम्स जो है वो बेसिक मीडियम पे वर्क करते हैं। तो पहले मीडियम का चेंज करना जरूरी है भोजन का, जो कि जबकि काइम स्टोमक के एसिडिक मीडियम के साथ ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। तो जो भोजन आए हुए हैं तो वो कौन से मीडियम से आए हुए हैं, वो एसिडिक मीडियम से आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में फिर से एक बार देख लीजिए कि मान लीजिए ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है, और अभी यहाँ से स्टोमक से भोजन आ चुका है, इसके अंदर स्टोमक से भोजन इसके अंदर आ चुका है, और ये भी काइल बन चुका है, काइल कहलाता है इसको। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो एक स्पेशल सेल है, इसका नाम है एस सेल, जिससे रिलीज होता है सिक्रेटीन। ये सिक्रेटीन एस सेल से रिलीज होता है, हमारे इंटेस्टाइनल सेल है एस सेल में। और ये सिक्रेटीन क्या करता है, ये पेंक्रियाज के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन्स है इसको स्टिमुलेट करते रिलीजिंग के लिए, और ये रिलीज होकर ये निकल कर चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। और जैसे ये पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये जैसे भोजन के साथ मिलते हैं तो भोजन के जो पीएच वैल्यू है उसको बढ़ाकर बेसिक मीडियम बनाते हैं, न्यूट्रलाइज्ड करते हैं। तो यही काम था हमारे सिक्रेटीन का। तो आपको हम बता रहे थे कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जो पहला केमिकल्स है जिसका नाम था कोलेसिस्टोकाइनिन, इसका काम आपको बता चुके हैं कि जो हमारे पेंक्रियाज के अंदर जो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं और बाइल जूस जो होते हैं इसको रिलीज करने में हेल्प करता है। और दूसरा जो हमारा सिक्रेटीन है, ये सिक्रेटीन क्या बताएं आपको, बाइकार्बोनेट्स आयन्स को रिलीज कराने में हेल्प करता है। और बाइकार्बोनेट आयन का क्या वर्क है, वो वर्क अभी आपको बता चुके हैं कि ये जो है पीएच वैल्यू को न्यूट्रलाइज्ड करता है, यानी एसिडिक मीडियम से आया हुआ भोजन को बेसिक मीडियम प्रदान करता है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये जो पेंक्रियाज है इससे जो भी एंजाइम्स पे वर्क करे वो अच्छे से वर्क कर सके। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा तीसरा नंबर का जो केमिकल है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम है इंटेरोपेप्टिडेज, या आप इसको इंटेरोकाइनेज के नाम से भी जान सकते हैं। तो 3 केमिकल हो गया ये इसको लेके, एक तो पहला हो गया सीसी के जिसको कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं, दूसरा सिक्रेटीन हो गया, और तीसरा जो केमिकल है हमारा वह इंटेरोपेप्टिडेज या इंटेरोकाइनेज। अब इस केमिकल का क्या काम है, यह एंजाइम्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल से रिलीज होता है, यानी हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका जो सबसे ऊपर का जो लेयर है म्यूकोसल सेल, उसके सेल से ये रिलीज होता है, जो पेंक्रिएटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में बदलता है। यानी कि क्या है कि फिर से आपको यहां समझाने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पर जो है हमारा ये पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज है। तो पेंक्रियाज से यहाँ मान लीजिए ये प्रोटीन युक्त भोजन है, तो इस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए पेंक्रियाज से एंजाइम्स आते हैं जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन, जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिनोजेन, यानी कि ट्रिप्सिनोजेन। तो ये है इनएक्टिव एंजाइम्स, इनएक्टिव एंजाइम्स है ये। तो ये एंजाइम्स जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो ये वर्क नहीं कर पाते हैं, इसको एक्टिवेट किया जाता है। इसको एक्टिवेट करेगा कौन,
इसको एक्टिवेट करेगा यही इंटेरोपेप्टिडेज। हमारा जो इंटेरोपेप्टिडेज है, यहाँ ये जो हमारा इंटेस्टाइनल सेल है, इस इंटेस्टाइनल सेल से निकलता है इंटेरोपेप्टिडेज, और ये इंटेरोपेप्टिडेज इस ट्रिप्सिनोजेन पे पड़ेगा और तब जाकर ट्रिप्सिनोजेन हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन। क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन। अब ये हो गया एक्टिव एंजाइम। तो हमारा ये जो ट्रिप्सिनोजेन है, इस ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट जो किया ट्रिप्सिन में, वो कौन किया, इंटेरोपेप्टिडेज एंजाइम्स। तो वही बात हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो हमारा इंटेरोपेप्टिडेज एंजाइम्स है वो क्या करते हैं कि जो ट्रिप्सिनोजेन है वो ट्रिप्सिनोजेन को किस में बदल देते हैं, ट्रिप्सिन में बदल देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि हम बता दिए कि जो ट्रिप्सिनोजेन है एक प्रकार का पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है और इनएक्टिव फॉर्म्स में निकलते हैं। ये पैंक्रियास से जो एंजाइम्स निकलते हैं इसकी फॉर्म में निकलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। और जब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ये तो डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये अभी किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इसको पहले एक्टिवेट किया जाएगा और एक्टिवेट जो करेंगे वो हमारा इंटेरोपेप्टिडेज एंजाइम, या आप इसको इंटेरोकाइनेज बोल सकते हैं। ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, ये इसको एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन बना देते हैं। अब हमारा ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये था थोड़ा सा हमारे इंटेरोपेप्टिडेज या इंटेरोकाइनेज के बारे में। तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम 3 प्रकार के केमिकल को देखे हैं। 3 प्रकार का केमिकल क्या था हमारा, एक था CCK जिसको हम कोलेसिस्टोकाइनिन बोल दिए, दूसरा हमारा हो गया सिक्रेटिन, सिक्रेटिन हो गया, और तीसरा जो है वो हमारा क्या हो गया, इंटेरोपेप्टिडेज, इंटेरोपेप्टिडेज। तो ये 3 केमिकल जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, और ये तीनों जो है किसी न किसी को स्टिमुलेट करता है, किसी न किसी को रिलीज करवाता है, जिससे कि हमारा प्रोटीन डाइजेशन सही से हो सके। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो पेंक्रियाटिक प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, पेंक्रियास के अंदर जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो सारे एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। पेंक्रियाज से 4 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं पेंक्रियाज से, लेकिन चारों के चारों इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, निष्क्रिय अवस्था में निकलती है। वो चारों को कोई ना कोई एक्टिवेट कर रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि पेंक्रियाटिक प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज दैट मीन्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, पेंक्रियाटिक दैट मीन्स पेंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स। तो पेंक्रियाज के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पेंक्रियाटिक प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर कुछ नाम लिखा गया, जैसे कि सबसे पहला जो एंजाइम्स है उसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव फॉर्म में, इधर जितना भी लिखे हैं सब इनएक्टिव फॉर्म में। ट्रिप्सिनोजेन, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, इंटेरोपेप्टिडेज, और ये क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन बन जाएगा। अब एक बार अगर ट्रिप्सिन बन गया तो अब यही ट्रिप्सिन आगे सभी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। अब जो दूसरा हमारा एंजाइम्स पेंक्रियास से निकलता है उसका नाम है कीमोट्रिप्सिनोजेन। अब ये कीमोट्रिप्सिनोजेन का एक्टिवेट कौन करेगा, ट्रिप्सिन, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अब ये दूसरे एंजाइम्स को, सभी एंजाइम्स जो हैं, जो हमारे प्रो एंजाइम्स होते हैं, जो इनएक्टिव एंजाइम्स है, ये सभी को एक्टिवेट करेगा कौन, ट्रिप्सिन। तो कीमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन एक्टिवेट करके कीमोट्रिप्सिन बना देता है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इस पे ट्रिप्सिन वर्क करता है और एक्टिवेट करके कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी एंड एमिनो पेप्टिडेज का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। चौथा जो है हमारा, इसका नाम प्रो इलास्टेज। प्रो इलास्टेज जो है इस पे भी हमारा ट्रिप्सिन एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, एक्टिवेट करके इसको इलास्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ देखें कि 4 प्रकार के हमारे जो पेंक्रियाटिक प्रोटीएज एंजाइम्स है जो इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, ये जो इनएक्टिव फॉर्म में निकलकर इसको चारों को एक्टिवेट, यानी 3 को तो एक्टिवेट ट्रिप्सिन किया और एक को शुरुआत में जो एक्टिवेट है वो हमारे इंटेरोपेप्टिडेज कर देता है। यानी ट्रिप्सिनोजेन जो है जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंचता है तो इंटेरोपेप्टिडेज उसको एक्टिवेट कर देता है। बाद बाकी जो हमारे सारे एंजाइम्स है, ये जो सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा बात को, यहाँ पर फिगर में कुछ समझाने का कोशिश किए हैं कि मान लीजिए ये एक प्रोटीन का चेन है, ये एक प्रोटीन का चेन है, एक पॉलीमर है, पेप्टाइड चेन है, और ये जो हम गोल गोल दिए हैं ये सब एमिनो एसिड है, और 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड देख रहे हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये हमारे ये सब जो है एमिनो एसिड है। अब ये एमिनो एसिड में हम क्या किए, इधर लिखे हैं C टर्मिनल और इधर लिखे हैं हम लोग N टर्मिनल। अब ये C टर्मिनल N टर्मिनल क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक एमिनो एसिड है, ठीक है, ये एक एमिनो एसिड है।
अब एमिनो एसिड में दो ग्रुप जुड़े होते हैं, एक तरफ होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक तरफ होते हैं एमिनो ग्रुप। क्या होते हैं? एमिनो ग्रुप। दो ग्रुप जुड़े होते हैं। तो जो हमारा पहला एमिनो एसिड होगा, मान लीजिए ये पहला एमिनो एसिड है, तो इसका जो है ना एमिनो ग्रुप अभी फ्री है, इसीलिए हम यहाँ एन टर्मिनल लिखे हुए हैं। और जो लास्ट का जो एमिनो एसिड है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, इसलिए हम यहाँ पर सी टर्मिनल लिखे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा ट्रिप्सिन है, ये जो हमारे ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है और कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी है। तो जैसे कि मान लीजिए ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, इलास्टेज है, ये तीनों इंजाइम्स पेप्टाइड्स बॉन्ड के इंटरनल पेप्टाइड्स लिंकेज को ब्रेक करते हैं। यानी कि पेप्टाइड, ये जो पॉलीमर है, इंटरनल जो पेप्टाइड्स बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करते हैं, इसलिए इसका नाम है इंडोपेप्टिडेज। ये एक प्रकार का इंडोपेप्टिडेज है। जबकि जो हमारे कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है, ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी, ये क्या करते हैं कि ये जो एक बाहर है, जो बाहर की तरफ में है, तो इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं। यहाँ पर अगर सी टर्मिनल से ब्रेक कर रहा है तो वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होगा, और अगर एन टर्मिनल के जो एक्स्ट्रा साइड है, जो बाहर के साइड है, अगर यहाँ पर ब्रेक करेगा तो इसको बोलेंगे एमिनोपेप्टिडेज। तो जो हमारे एमिनोपेप्टिडेज होते हैं, ये एन टर्मिनल के साइड में ब्रेक करते हैं, और ये जो हमारे कार्बोक्सीपेप्टिडेज होते हैं, ये सी टर्मिनल की तरफ ब्रेक करता है। और बाद बाकी जो हम आपको बताएं, जैसे कि ट्रिप्सिन के बारे में बताएं, कीमोट्रिप्सिन बताएं और इलास्टेज बताएं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज, ये तीनों एंजाइम्स जो होते हैं ये इंटरनल पेप्टाइड्स बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसलिए हम इसको इंडोपेप्टिडेज कहते हैं। जबकि कार्बोक्सीपेप्टिडेज और एमिनोपेप्टिडेज ये बाहर के साइड ब्रेक करते हैं, इसीलिए नाम इसका रखा है एक्सोपेप्टिडेज। यानी जो हमारे एंजाइम्स हैं ये दो कैटेगरी में बांट दिए हैं। अगर इंटरनल पेप्टाइड्स लिंकेज को ब्रेक करता है तो इंडोपेप्टिडेज, अगर एक्सटर्नल पेप्टाइड्स लिंकेज को ब्रेक करता है तो एक्सोपेप्टिडेज। ओके, शायद आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर किसी बच्चे को कहीं भी ऐसा डाउट लग रहा है कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी किसी को प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे बिल्कुल बेझिझक जो है कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का जवाब देने का। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है फाइनल हम लोग समझेंगे कि जो हमारे रोल ऑफ एक्टिव प्रोटीएज एंजाइम्स इन प्रोटीन डाइजेशन, जो हमारे पेंक्रियाज के अंदर जो एंजाइम्स निकले थे, जो एक्टिव फॉर्म में बन चुके हैं, वो सारे एक्टिव फॉर्म का जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है उसका क्या रोल है। तो अभी देखिए, जैसे ट्रिप्सिन है, मान लीजिए यह ट्रिप्सिन है। ये ट्रिप्सिन क्या करते हैं, ये जो भी हमारे पॉलीमर्स को जो ब्रेक करेंगे वो सी टर्मिनल में ब्रेक करेंगे, सी टर्मिनल की ओर ब्रेक करेंगे। ठीक है। और किसको, कौन कौन से एमिनो एसिड को ब्रेक करते हैं? ये आर्जिनिन और लाइसिन को ब्रेक करते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा एंजाइम्स है कीमोट्रिप्सिन, ये भी सी टर्मिनल पर एक्ट करते हैं। और ये कौन से एमिनो एसिड को ब्रेक करते हैं? एरोमेटिक एमिनो एसिड जो होते हैं, जैसे कि फिनाइल एलानिन होते हैं, टायरोसिन होते हैं, एस्टिडीन होते हैं, एस्पार्टेट होते हैं, मिथियोनिन होते हैं, ल्यूसिन होते हैं, ये सब एमिनो एसिड को ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो हमारा इलास्टेज है, ये इलास्टेज जो है ये भी सी टर्मिनल पर एक्ट करते हैं, और ये जो हमारे एमिनो एसिड को ब्रेक करते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन है, सेरीन है, एलानिन है। चौथा नंबर पे जो हमारे कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये एक्सोपेप्टिडेज की तरह वर्क करते हैं। आपको हम पिछले पेज में हम बताए हैं कि जो हमारे कार्बोक्सीपेप्टिडेज है वो एक्सोपेप्टिडेज की तरह वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा बात हम लोग का, ये जो हमारे पेंक्रियाटिक जो एक्टिव एंजाइम्स है उसका क्या काम है, ये हम समझ चुके हैं। एक बात और आप जान लीजिए कि जो हमारे ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है और इलास्टेज है, ये जो तीनों है हमारा ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और इलास्टेज, ये तीनों जो है एक्ट एज इंडोपेप्टिडेज, यानी ये सब इंटरनल पेप्टाइड्स लिंकेज को ही ब्रेक करता है, इसलिए सारे एंजाइम्स को हम इंडोपेप्टिडेज भी बोल सकते हैं। जबकि कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है ये एक्ट एज एक्सोपेप्टिडेज, ये बाहर के साइड जो है, ये बाहर के साइड जो है ये कट करता है। ठीक है। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये जो अगर सी टर्मिनल पे कट लगाएगा तो ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, अगर एन टर्मिनल की तरफ ब्रेक करेगा तो इसको एमिनोपेप्टिडेज बोलते हैं। ये हमारे हो जाएंगे एमिनोपेप्टिडेज, है ना। तो एमिनोपेप्टिडेज जो है वो भी एक्सोपेप्टिडेज है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होते हैं वो भी एक्सोपेप्टिडेज होते हैं। तो यानी यहाँ पर जो हम कार्बोक्सीपेप्टिडेज लिखे हुए हैं तो यहाँ एंड एमिनोपेप्टिडेज भी कर सकते हैं, एमिनोपेप्टिडेज।
पेप्टिडेज। तो जो एमिनोपेप्टिडेज है और कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये दोनों जो है एक्सोपेप्टिडेज का एग्जाम्पल है। अब ये जो हमारे गैस्ट्रिक प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पेप्सिन, पेप्सिन जो है हमारा गैस्ट्रिक प्रोटीएज, प्रोटीएज का मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम तो हमारे स्टोमक और पेंक्रियाज दोनों से निकलता है, इसलिए हम यहाँ पर नाम लगा देंगे गैस्ट्रिक प्रोटीएज एंजाइम। जैसे कि पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, ये एक्ट ऑन एन टर्मिनल, ये जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं, पेप्टाइड्स जो चेन होते हैं, एन टर्मिनल में कट लगाता है पेप्सिन। जबकि पेंक्रियाटिक प्रोटीएज जो होते हैं, पेंक्रियाटिक प्रोटीएज जैसे कि अभी आपको बताएं हम, जैसे कि ट्रिप्सिन बताएं आपको, कीमोट्रिप्सिन बताएं, इलास्टेज बताएं, ये सभी जो है ये सी टर्मिनल पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है, हम लोग का जो कंक्लूजन निकला, ये जो हमारे एमिनो एसिड का जो कंक्लूजन है कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसका डाइजेशन कैसे क्लियर हो गया। तो अभी आप लोग यहाँ पर एक फाइनल कंक्लूजन देख लीजिए कि जो हमारा प्रोटीन है वो, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है और जो टूटता है तो इसको बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड चेन। ओलिगोपेप्टाइड चेन और टूटता तो डाइपेप्टाइड चेन, और डाइपेप्टाइड को ब्रेक कर कर हमारा जो अलग अलग हमारे एमिनो एसिड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्री एमिनो एसिड। तो फाइनली प्रोटीन का डाइजेशन का मतलब ही होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हमारे, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फ्री एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम प्रोटीन का डाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रोटीन का डाइजेशन है ये कंप्लीट होता है। फिर भी आप लोगों को किसी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें आगे और भी जो है वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि हमको विश्वास जगे मेरे अंदर कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।